बीजेपी को जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। प्रधानमंत्री के इटली दौरे के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में इस कार्यकारी अध्यक्ष पद पर कौन सा नाम होगा उस पर फैसला आ सकता है। और जानकारी ये भी है कि ये कार्यकारी अध्यक्ष दिसंबर तक काम अपने पद पर रहेंगे, उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो सकता है। दरअसल अभी तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा काम पार्टी का देख रहे थे, लेकिन हालांकि उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन मिला था। और अब क्योंकि वो एक केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर हैं, इसलिए एक संवैधानिक पद पर होते हुए दो पदों पर नहीं रह सकते, इसलिए अब कार्यकारी अध्यक्ष की पार्टी को जरूरत हो सकती है। ऐसे में जानकारी ये आ रही है कि जल्द ही वो नाम सामने हो सकता है जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का काम संभालेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। रायबरेली और वायनाड से जीतने के बाद अब राहुल गांधी धन्यवादी दौरे पर है। कल राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच में पहुंचे और उनको धन्यवाद प्रकट किया और कहा कि इतने बड़े मार्जिन से जो आपने मुझे जीत दी है वो काफी मायने रखती है। साथ ही साथ एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होती तो प्रधानमंत्री की हार 2 से 3 लाख वोटों से हो सकती थी। और उसके बाद आज राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जहां दोबारा चुनकर पहुंचे हैं, 2019 से जब अमेठी से वो चुनाव हारे थे तो वायनाड का रुख उन्होंने किया था। आज वहां भी उनकी जनता के बीच में धन्यवादी दौरा राहुल गांधी कर रहे हैं और एक बार फिर से वहीं से राहुल गांधी प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डराने और धमकाने की, लेकिन हम नहीं डरे और देश की जनता हमारा साथ दे रही है और आगे भी इसी तरह से साथ देती रहेगी। साथ ही साथ अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि 2 सीटों से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन अब कौन सी सीट खाली करेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं कि वायनाड सीट को राहुल गांधी खाली कर सकते हैं। पिछली बार का जो मार्जिन राहुल गांधी का रहा था वो देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत का रहा था और इस बार राहुल गांधी को करीब 3,68,000 वोट वायनाड से मिला है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। केंद्र में भले ही मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया हो, लेकिन आरएसएस की मुखपत्र के तौर पर जाने जाने वाले ऑर्गेनाइजर मैगजीन में बीजेपी को लेकर कई सारी आलोचना और कटाक्ष किए गए हैं। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी के कुछ समय का रवैया रहा, उसके कारण कहीं न कहीं सीटें कम आई। महाराष्ट्र के भीतर अजीत पवार का अलायंस बीजेपी के लिए भारी पड़ा और कार्यकर्ताओं को निराश करने वाला डिसीजन रहा, जिसके कारण महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी की सीटें कम आई। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं किया और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को साथ में नहीं लिया, जिसके वजह से देश भर में बीजेपी का वोटर कहीं न कहीं बीजेपी से दूर हो गया और उसकी वजह से जो फैसला आया उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और कई जगहों पर जो एक्सपेक्टेशन था वो भी बीजेपी को नहीं मिल पाया। इसकी वजह से बीजेपी अकेले तौर पर 272 सीटें पाने में कामयाब नहीं हो पाई। आरएसएस की मुखपत्र के तौर पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी पर टिप्पणियां की हैं, उससे कहीं न कहीं ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र की सियासत में इसको लेकर आने वाले समय में कई सारे भूचाल आने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिली उत्तर प्रदेश में जिस सफलता की उम्मीद थी और इसी कारण को तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पेशल टीम हर एक डिस्ट्रिक्ट में भेजेगी। इस स्पेशल टीम में एमएलसी, राज्यसभा सांसद, क्षेत्र के पदाधिकारी, साथ ही पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारी भी रहेंगे और इन्हीं के रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई उन लोगों पर तय होगी
जिनका सीधा हाथ माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हराने में ये लोग जिम्मेदार है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस में बुधवार को मंथन का दौर चला। कांग्रेस के प्रभारी जनाब मीर साहब के अलावा वरिष्ठ मंत्री रामेश्वर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और तमाम बड़े पदाधिकारियों और नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने मंथन किया और लोकसभा चुनाव के परिणामों पर चर्चा की। देश स्तर पर गुलाम मीर साहब ने यह बताया कि देश स्तर पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, उस जीत के लिए विभिन्न जातियों और कौम के लोगों को धन्यवाद करना अपेक्षित है। इसके साथ ही झारखंड पर फोकस करते हुए मीर साहब और तमाम नेताओं ने ये दोहराया कि जिस तरह से कांग्रेस ने झारखंड में प्रदर्शन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन कहीं न कहीं बहुत अच्छा माना जा सकता है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के कामकाज को सराहा, उसके बाद यही समझ में आया कि कांग्रेस अपने काम से पूरी तरह से खुश नजर आ रही है। अब ये खुशी विधानसभा चुनाव में कितनी और पार्टी को खुश कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। चुनाव समाप्त होते ही बिहार सरकार पूरे एक्शन मूड में आ गई है, काम के मूड में आ गई। सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। 29 मंत्रियों को नए नए जिलों का प्रभारी बनाया गया है। नए सरकार के गठन के बाद जो भाजपा कोटे के जो मंत्री हैं, नए मंत्री हैं, उनको अलग अलग जिला दिया गया है, नया जिला दिया गया है। इसकी जानकारी कैबिनेट विभाग ने अधिसूचना जारी करके दी है। वहीं जो दोनों डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का प्रभारी बनाया गया है। दरअसल इसके पहले जो नए महागठबंधन की सरकार जाने के बाद, नए सरकार गठन के बाद मंत्री जो है, जिलों के जो मंत्री होते हैं, उनको प्रभार नहीं दिया गया था, प्रभारी नहीं बनाया गया था। उसके बाद चुनाव में व्यस्तता थी सरकार की, जिसके वजह से ये जो मंत्रियों के गठन का काम था, जिला में जो प्रभारी बनाए जाने का काम था, वो नहीं हो पाया था। लेकिन सबसे पहला काम बिहार सरकार का, लेकिन सबसे पहला फैसला कैबिनेट विभाग के तरफ से जो अधिसूचना जारी करके दी गई है, वो सभी जिलों में मंत्रियों को प्रभार दे करके इसकी जानकारी दी गई है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले छिंदवाड़ा सीट से अमरवाड़ा के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने पाला बदलते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बीच कमलेश शाह ने अपना इस्तीफा विधानसभा में दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कि कांग्रेस को करारा झटका लगा और कांग्रेस ये चुनाव हार गई। अब एक बार फिर अमरवाड़ा की इस सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कह रही है। कांग्रेस के द्वारा बनाए गए प्रभारी 2 सदस्यीय दल चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने रवाना हो गए हैं। कांग्रेस दल बदलुओं को सबक सिखाना चाहती है। वहीं बीजेपी भी एक बार फिर कमलेश शाह पर ही दांव लगा सकती है। 14 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 21 तारीख तक नामांकन जमा हो सकेंगे। ऐसे में अब आने वाले उपचुनाव में देखना यह है कि किसका पल्ला भारी होता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। लोकसभा चुनाव को लेकर के पिछले 2 महीने से आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए विकास के जो भी कार्य थे वो रुके हुए थे। आज दिल्ली सेक्रेटरीट में एक बैठक हुई। गोपाल राय जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से विकास की जरूरत है, जिसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। सभी जगह से प्रस्ताव लिए गए हैं, जिसमें 1387 प्रस्ताव आए हैं, जिनको अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा सड़क मार्ग, खरंजे, रोड है, जिनके लिए मरम्मत कार्य तुरंत शुरू कराया जाएगा। अक्टूबर तक हर हाल में जो भी प्रस्ताव आए हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लगभग 9,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस बात के लिए रखा गया है कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर प्रायोरिटी पर दिया जाए। इसके साथ ही लोगों की जन समस्याओं को दूर करने के लिए 19 जून को
दिल्ली के सभी विधायकों के साथ मंत्री बैठक करेंगे, वार्ता करेंगे और उस बैठक में जो और प्रस्ताव आएंगे, जो निर्णय लिया जाएगा, उसको अमल पे लाया जाएगा। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, 2025 में यानी कि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। अक्टूबर तक सरकार चाहती है कि जो भी बचे हुए कार्य हैं या जो भी ऐसे कार्य हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हों, उनको पूरा किया जाए, तेजी से उनको कार्य को रफ्तार दी जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और एक बार फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में काबिज हो सके। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि 2025 की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुट चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार भी सक्रिय हो गई है क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी काबिज होने की कवायद में लग रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। गुजरात का गोंडल शहर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। दरअसल पिछले दिनों जूनागढ़ के एक दलित युवक की पिटाई हुई थी और इस मामले में पीटने का आरोप गोंडल से विधायक गीताबा जाडेजा के बेटे गणेश गोंडल पर लगा था और इस मामले ने जब तूल पकड़ा था, दलित संगठनों ने लगातार नाराजगी जताई थी, तो पुलिस ने इस मामले में गीताबा जाडेजा के बेटे गणेश गोंडल के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज किया और उनको गिरफ्तार किया था और इसके बाद से लगातार यहाँ राजनीति हो रही है। आज गोंडल में गणेश जाडेजा के समर्थक में लोगों ने गोंडल शहर को बंद रखा, तो दूसरी तरफ दलित संगठनों ने आज जूनागढ़ से लेकर गोंडल तक रैली निकाली और इस मद्देनज़र पुलिस ने आज यहाँ सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे। पूरे 5 जिलों की पुलिस गोंडल से लेकर जूनागढ़ तक के रास्ते में, रैली के रास्ते में लगाई गई थी ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। दलित संगठन लगातार गणेश गोंडल के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गणेश गोंडल के समर्थन में भी लोग नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में आज गोंडल और आसपास के शहरों में बंद रखा गया था। अब इस मामले में राजनीति हो रही है, सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, तो दूसरी तरफ दलित संगठन लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ही आड़े हाथ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिख रहा है कि किस तरीके से टैंकर माफिया हावी हैं, उन पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है, आज तक उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तब जाकर के दिल्ली सरकार कोर्ट से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पेपर दिखाया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और आगे भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर दिल्ली सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है तो हम दिल्ली पुलिस को दे देंगे, दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 137 क्यूसेक पानी पहले से ही छोड़ा जा रहा है, तो अतिरिक्त पानी कहां हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए। जिसके बाद पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से 137 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था और हरियाणा सरकार को कहा था कि वो पानी दिल्ली तक पहुंच जाए सुरक्षित। उसके लिए हरियाणा सरकार जो है किसी भी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न न हो यह भरोसा दिलाए, जिसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया था। अब देखना होगा जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जून को सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपना विरोध जो है, जो टैंकर माफियाओं का राज है, उसकी बात कही। उनका कहना था कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और टैंकर माफिया पानी पूरा जो आ रहा है जल स्रोतों से वो लेते जा रहे हैं। वहीं अब सब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या फैसला देता है, क्योंकि दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। साथ ही साथ जिन इलाकों में पानी आ भी रहा है वो बहुत ही गंदा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। ग्वालियर अंचल में गहराता जल संकट बना हुआ है। परेशानी का सबब इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो जलाशय है ये तिगरा डैम है।
इसी से पूरे ग्वालियर जिले अंचल भर में पानी जाता है और पूरे शहर को यहाँ से पानी की सप्लाई दी जाती है। आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, महज 20 से 25 दिन का पानी इसमें मात्र बचा हुआ है। अब इसके बाद अगर बारिश समय से नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो पानी की परेशानी है वो हाहाकार के रूप में सामने आ सकती है। और जिला प्रशासन की बात करें तो वो केवल मौसम पर आधारित बना हुआ है और बारिश की ओर आंखें देखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बारिश अगर समय से नहीं होती है तो इसके बाद शहर काफी पानी के लिए हाहाकार मचेगा और पानी की त्राहिमाम हो सकती है। लेकिन इस बार पानी की मात्रा जो है ना के बराबर बची है। ऐसे में अगर समय रहते बारिश नहीं होती है तो लोगों को पानी की त्राहिमाम हो सकती है। प्रशासन की बात करें तो कोई भी व्यवस्था अब तक पानी की नहीं की गई है। ऐसे में अगर बारिश समय से नहीं होती है तो काफी जल संकट गहरा सकता है। जिस तरह से पानी की सप्लाई दी भी जा रही है, एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर दी जा रही है, ऐसे में कई जगह पर पानी गंदा भी पहुंच रहा है जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा अगर समय रहते बारिश नहीं होती है तो जल की व्यवस्था प्रशासन कैसे करता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। देश भर में लोग पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ सब्जियों के दाम में भी उछाल देखा जा रहा है। खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। वहीं अगर सब्जियों की बात करें तो बरसात के बाद सब्जियों के दामों में बेतहासा जो वृद्धि है वो देखी जा रही है। अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ों में वृद्धि की गई है तो वो है टमाटर, प्याज और आलू। एपीएमसी मार्केट में थोक में सामान उठाया जाता है और उसको लाकर दादर मार्केट से दूसरी जगहों पर व्यापारी को भेजा जाता है बेचने के लिए। ऐसे में अगर हम बाकी सब्जियों की बात करें तो वो 50 से 40 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन टमाटर 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज की बात करें तो प्याज 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा है और आलू 30 से 45 रुपए किलो मिल रहा है। ऐसे में सभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। इसके पीछे वजह यह है कि बरसात में सब्जियां सड़ जाती हैं जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पाता है। इसीलिए व्यापारियों को सब्जियों के भाव बढ़ाने पड़ते हैं जिससे उनको कुछ लागत मिल सके। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरीके से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं उससे लोगों को राहत कब मिलेगी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें पहले से महंगी हो गई हैं। ऐसे में अब सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं तो लोगों का जीना मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऐसे में मुंबई करों को या फिर जो बाकी लोग हैं उनको सरकार से राहत की जो उम्मीद है वो नजर आ रही है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। भीषण गर्मी, तेज धूप और हीट वेव ने पूरे उत्तर भारत में लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बात अगर प्रयागराज की जाए तो प्रयागराज में आज का तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर गया है। एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट के मुताबिक बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर होगा। और जब भी घरों से बाहर निकलें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेकर निकलें और अपने पूरे शरीर को ढककर निकलें। चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और हीट वेव से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के कई शहरों का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। खासतौर पर प्रयागराज वासियों से प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि बच्चों और बुजुर्ग खास तौर पर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों में रहें और बहुत ज़रूरी काम होने पर ही जो यूथ हैं वो घरों से बाहर आएं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है कि उसका पति राहुल न होकर के जफ़र शेख है। महिला अपने पति के साथ आराम से रह रही थी। एक दिन महिला को शक हुआ कि उसका पति किसी और धर्म का है। महिला ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि राहुल असल में जफ़र शेख है। जब महिला को उसके मुस्लिम होने का पता चला तो उसे काफ़ी आघात पहुंचा और उसने इसकी शिकायत परदेसीपुरा थाने में की। परदेसीपुरा थाने की पुलिस जफ़र शेख को पकड़ के थाने लाई
और पूछताछ कर रही थी कि तभी रोल कॉल का समय हो गया। शाम के वक्त थानों में रोल कॉल होती है जिसमें सारा स्टाफ इकट्ठा होकर राष्ट्रगान करता है और सुरक्षा की रणनीति बनाता है। उसी दौरान मौका का फ़ायदा उठाकर जफ़र शेख थाने से भाग खड़ा हुआ। जफ़र शेख के भागने की सूचना जब हिंदूवादी संगठनों को मिली तो उन्होंने थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। अब पुलिस ने अलग अलग टीम बना करके जफ़र शेख को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पर भेज दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही जफ़र फिर से पुलिस की गिरफ्त में होगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय विहार, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए अब एनएसजी के कमांडोज को यहां पर तैनात करने की बात की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एनएसजी कमांडो का हब अब अयोध्या बनेगा, क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि हमेशा आतंकियों की हिट लिस्ट में रही है। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा, राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो यहां पे तैनात होंगे, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। दूसरी ओर रामलला की सुरक्षा की अगर बात करें तो इसमें एसएसएफ की टीम यहां पर है। यहां पे पीएससी की 8 कंपनी हैं और इसके साथ साथ यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस इस समय सुरक्षा कर रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अयोध्या की सुरक्षा फुल प्रूफ हो और यहाँ पर रामलला की सुरक्षा भी बहुत अच्छी हो। ऐसे में एनएसजी के कमांडोज को यहाँ पे तैनात किया जाएगा, जिससे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। कैमरा से योगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। जम्मू के रियासी में बस यात्रियों पर हुए आतंकी हमले में वाराणसी के अतुल मिश्रा और नेहा मिश्रा भी घायल हुए थे। वाराणसी के रहने वाले अतुल मिश्रा और नेहा मिश्रा अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे और जब ये आतंकी हमला हुआ तो वो वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी से दर्शन कर वापस बस से लौट रहे थे। अतुल मिश्रा और नेहा मिश्रा कल यहाँ वाराणसी पहुंचे, जिसके बाद वाराणसी के जिला अधिकारी और यहाँ के स्थानीय विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने उन दोनों का कुशल क्षेम जाना और उनसे घटना के बारे में भी जानकारी ली। अतुल मिश्रा ने बताया कि बड़ा खौफनाक मंजर था, जब उनकी बस जा रही थी तभी आतंकी ने लक्ष्य कर उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे बस के शीशे चिकनाचूर हो गए। अतुल मिश्रा ने बताया कि वो और उनकी पत्नी फर्श पर लेट गईं, जिसकी वजह से उन्हें गोली नहीं लगी, लेकिन उनके ठीक पीछे के एक परिवार को गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। अतुल मिश्रा ने यह भी बताया कि बस खाई में गिरी, उसके बाद भी आतंकी बस पर गोली बरसाते रहे और लगातार उनकी कोशिश ये थी कि बस में कोई जिंदा न बचे। अतुल मिश्रा ने यह भी बताया कि उन्होंने किसी प्रकार अपनी जान बचाई। हालांकि इस घटना में, इस हमले में उनके हाथ की हड्डी टूट गई है और सिर में भी गंभीर चोट आई है। वहां उनका इस अस्पताल में इलाज किया गया और स्थिति थोड़ी सामान्य होने पर उन्होंने वाराणसी के लिए यहाँ पर अपनी यात्रा शुरू की और वो वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासनिक स्तर पर बहुत ही उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, इलाज के समुचित प्रबंध किए गए। यहाँ भी पहुंचने पर वाराणसी के जिलाधिकारी ने उनसे संपर्क साधा और उन्हें समुचित इलाज का भरोसा दिलाया। विधायक ने भी यहाँ पर बातचीत की उनसे और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था का आश्वासन दिया। तो बताया जा सकता है कि वो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, जिससे ये वाराणसी के 2 जो कपल थे वो वहां से सुरक्षित लौटने में कामयाब हुए। वो आतंकी हमले के गवाह तो जरूर बने, लेकिन ये सहयोगी था कि वो इस दुर्घटना में अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।